गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आज की कक्षा में आपको सोवियत संघ में साम्यवाद के विघटन टॉपिक पर बात करूंगी, उस पर चर्चा करूंगी। पूर्व की क्लास में हमने पढ़ा बच्चों कि सोवियत संघ में कैसे साम्यवाद की स्थापना होती है और कैसे सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में अपनी साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों को अपने प्रभाव में लाता है, वहाँ पर साम्यवादी शासन की स्थापना करने में सफल होता है और इस तरह से वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्यवादी नेतृत्व करते हुए अपनी विचारधारा का अधिकाधिक प्रभाव और दबाव बनाने की कोशिशें भी करता है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि उस महाशक्ति सोवियत संघ का आखिर पतन कैसे हुआ, वो कौन सी परिस्थितियाँ थी, वो कौन से कारण थे जिनके कारण एक महाशक्ति का विघटन हो गया, एक विचारधारा का अंत हो गया। तो बच्चों, सोवियत संघ भौगोलिक दृष्टि से, सोवियत संघ का एक जो क्षेत्र है रूस, वो भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा राज्य था और यही कारण है कि उसकी भौगोलिक दृष्टि से विशालता ही उसको एकजुट करने में, उसको अखंड रखने में सबसे बड़ी खतरा बन रही थी। जारों ने, जो वहाँ पे जारशाही शासन था बच्चों, उन्होंने तो इसको विविधता को, जो भौगोलिक विविधता है, उसको केंद्रीकृत करने का प्रयास ही नहीं किया। और जब साम्यवादी शासन की वहाँ स्थापना होती है तो साम्यवादी पार्टी ने ज़रूर केंद्रीयकरण का प्रयास किया, परंतु फिर भी उनसे भी इस विशाल विविधता को बांधना संभव नहीं हो पाया। साम्यवादी पार्टी भी इसमें असमर्थ रही और दूसरा, शीत युद्ध के कारण जो पश्चिमी महाशक्तियाँ थीं वो भी साम्यवादी शासन के लिए जो दुष्प्रचार कर रही थी, वो भी एक बड़ा कारण बना सोवियत संघ में विविधता को न बांधे रखने के पीछे। इस प्रकार से बच्चों, सोवियत संघ में विविधता के साथ साथ जो पूर्वी देशों में अपना प्रभाव बनाया था, वह भी धीरे धीरे कम होने लगा। यानी हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया आदि ऐसे देश थे जो कि पूर्व में पूरी तरह से साम्यवादी झंडे के तले साम्यवादी शासन की बातों को, नीतियों को मानने लगे थे। वहाँ पर अब स्वाधीनता की ललक पैदा होने लगी थी और यह सोवियत साम्राज्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहे थे। इसका कारण यह रहा बच्चों, साम्यवादी शासन से इन देशों की स्वाधीनता की ललक के पीछे कि सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी ने जो आर्थिक विकास और सामाजिक पुनः संरचना का, पुनः निर्माण का जो एक विकल्प, जो एक स्वप्न इन देशों के सामने रखा था, वह अधिक सफल सिद्ध नहीं हुआ, या कहें बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर यह असफल रहा। ट्रास्ट की जैसे आलोचकों ने तो बहुत पहले ही स्टालिन की नीतियों को समाजवाद से विश्वासघात बताया था, क्योंकि उसने देख लिया था
कि जो समाजवाद के मूलभूत सिद्धांत हैं उनका न तो सोवियत संघ में और न ही इन पूर्वी यूरोप के देशों में, जहाँ पर सोवियत साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना है, कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से बच्चों, सोवियत संघ में जो साम्यवादी क्रांतिकारी राज्य नहीं रह गया था। अब जिस मंशा से यहाँ पर साम्यवाद की स्थापना की गई थी, कुल मिलाकर वैसी हालात अब यहाँ पर नहीं रह गए थे, बल्कि सुधारवादी, प्रतिगामी और अवसरवादी तथा समझौता परस्त ताकत बन चुका था। सोवियत नेतृत्व अन्य सभी साम्यवादी सहयोगियों में, विशेषकर पूर्वी यूरोप के देशों में अपना विश्वास खो चुका था। उनकी जो इसके प्रति आस्था थी उसको भी खो चुका था। अब अपने राष्ट्रीय हितों को सामूहिक राष्ट्रीय और क्रांतिकारी हितों पर तरजीह देने वाला नज़र आने लगा था। यहाँ तक कि चीन, जो कि स्वयं एक साम्यवादी देश है, उसकी और सोवियत संघ के विवाद भी सर्वविदित है बच्चों। यानी दोनों देशों के साम्यवादी विचारधारा के होने के बावजूद दोनों में कभी भी नहीं बनी, और फिर पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में भी असंतोष निरंतर बढ़ता जा रहा था, और इन सब का नतीजा हुआ साम्यवाद का सोवियत संघ में कमज़ोर होने के रूप में। इसके अलावा बच्चों, जहाँ तक आर्थिक विकास का प्रश्न है, सोवियत संघ की उपलब्धियाँ सैनिक और सामरिक क्षेत्र में तो अमेरिका के बराबर, या आप कह सकते हो कई बार तो अमेरिका से भी बढ़कर रही, या उससे भी कहीं आगे रही। परंतु इस उपलब्धि ने, इस सैनिक और सामरिक उपलब्धि ने विश्व स्तर पर तो अमेरिका से आगे बढ़ा दिया सोवियत संघ को, परंतु उसके वहाँ पर स्थानीय स्तर पर आर्थिक दर को बहुत ही कम कर दिया, क्योंकि जो ये अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा थी, शस्त्र निर्माण पर जो बेतहाशा खर्च हो रहा था, और साथ ही जो अपनी एक प्रभुता को बनाए रखने, या आप कह सकते हो अपने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी महाशक्ति की छवि को बनाए रखने के लिए उसके द्वारा जो अन्य देशों की आंतरिक समस्याओं में हस्तक्षेप किया जा रहा था, जैसे कि अफ़गानिस्तान और फ़िलिस्तीन आदि में, उससे भी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। फिर इतना ही नहीं, जो यूरोप में उसने साम्यवादी शासन की स्थापना की थी, यूरोपीय देशों में जो उसने समाजवादी राज्य स्थापित किए थे, उन्हें भी वह आर्थिक और सैनिक तथा राजनीतिक मदद देना अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझने लगा था, और इसका भार भी सोवियत अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा था। साथ ही जो नव स्वतंत्र देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको भी आर्थिक सहायता देना सोवियत संघ की जो एक नीति थी, क्योंकि उसको डर था कि वो नव स्वतंत्र राष्ट्र कहीं अमेरिकी खेमे में नहीं चले जाए, तो उनको वह यथासंभव आर्थिक सहायता देकर अपने प्रभाव में लाना चाहता था। तो उपरोक्त सभी बातों ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था, काफ़ी नीचे ले आए थे वह आर्थिक क्षमता को, आर्थिक विकास को। इस प्रकार से बच्चों, यंत्रों और जो साजो सामान के निर्यात है उसका भी निर्यात का अंश भी घटता जा रहा था। कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में भी कमी आने लगी थी, और इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर नागरिकों को छोटी छोटी वस्तुओं के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही थी। नागरिकों के जीवन स्तर में भी गिरावट आ रही थी, और आम उपभोक्ताओं के लिए अभाव एक सामान्य सी बात हो गई थी। इस प्रकार से बच्चों, सोवियत संघ में जो यह माहौल बन रहा था अभाव का, इसके कारण उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ा, और
अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अभाव था वहाँ पर, और साथ ही जो मानवाधिकारों के उल्लंघन हो रहे थे निरंतर, इसने भी सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था को अब वहाँ पर बने रहने में एक, आप कह सकते हो, बने रहने में एक ठोस कारण साम्यवादी व्यवस्था को वहाँ बनाए रखने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। कुल मिलाकर जो शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों द्वारा यह प्रचार किया जा रहा था कि सोवियत व्यवस्था उत्पादन और वितरण दोनों ही मामलों में असफल हो रही है, और वास्तव में ऐसा वहाँ पर हो भी रहा था। इसके कारण ही आप देख सकते हो कि सोवियत संघ में धीरे धीरे साम्यवादी व्यवस्था पतन की ओर प्रस्थान करने लगी थी। साथ ही आप देख सकते हो कि जो अमेरिका के साथ जो परमाणु निर्मित अस्त्र शस्त्र है, उनकी बराबरी करने की जो महत्वाकांक्षा है, उसने भी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। आप कह सकते हो उसका भी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा। साथ ही अफ़गानिस्तान में जो सोवियत संघ ने सैनिक हस्तक्षेप किया था, उसकी वजह से एक तो सोवियत अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ा या असर दिखने लगा, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सोवियत संघ का यह हस्तक्षेप बिल्कुल ही सराहनीय नहीं माना गया। इसकी सर्वत्र आलोचना भी की गई। और इसी समय बच्चों, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी जो सोवियत साम्राज्य है, उसको चुनौती देने वाली परिवर्तनकारी हलचलें शुरू हो चुकी थी। जैसे पोलैंड में सॉलिडेरिटी नामक एक सैनिक संगठन अपने देश की साम्यवादी सरकार से टकराने के लिए तैयार खड़ा था। वहाँ ही रोमानिया में भी चाउसेस्कू के भ्रष्ट शासन को अब जनता समर्थन नहीं दे रही थी। उसको अपदस्थ करने की मंशा जाहिर कर दी थी वहाँ की रोमानिया की जनता ने। और इसी वक्त सोवियत संघ की कमान संभालते हैं मिखाइल गोर्बाचोव। सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं मिखाइल गोर्बाचोव। और कुल मिलाकर यहीं से शुरुआत होती है सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था के अवसान की, पतन की या विघटन की। तो कैसे बच्चों, इसको अब हम समझते हैं कि 11 मार्च 1985 को मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ का नेतृत्व ग्रहण किया। वो वहाँ के राष्ट्रपति बने, और उनके राष्ट्रपति बनते ही रूस की आर्थिक दशा में सुधार हेतु और साम्यवाद को सकारात्मक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए विशिष्ट नीतियों की घोषणा उनके द्वारा की जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से उस्कॉरनी, जिसको कि त्वरण या त्वरित कहेंगे हम हिंदी, उस्कॉरनी, आप ध्यान से सुनिए, उस्कॉरनी, जिसको हिंदी में हम त्वरण या त्वरित या शीघ्रता से जिसको कहते हैं। दूसरा पेरेस्ट्राइका, जिसका मतलब है पुनर्गठन। ये रशियन वर्ड्स हैं बच्चों। पेरेस्ट्राइका, जिसका हिंदी रूपांतरण है पुनर्गठन। और तीसरा है ग्लासनोस्त, जिसका मीनिंग है खुलापन। उपरोक्त तीनों नीतियों के द्वारा गोर्बाचोव का उद्देश्य था कि वह इनके माध्यम से सोवियत व्यवस्था में उस्कॉरनी, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त के माध्यम से सोवियत की व्यवस्था में, वहाँ की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन लाने चाहते थे गोर्बाचोव। और साथ ही उसकी कोशिश साम्यवाद में नवीन परिवर्तन लाकर आधार प्रदान करने की भी थी। और इसी कारण उनके द्वारा लाए गए परिवर्तनों को दूसरी सोवियत क्रांति के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो गोर्बाचोव ने सोवियत व्यवस्था में जो
परिवर्तन लाने हेतु जो विशिष्ट नीतियाँ स्कॉर्नी, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त, इनको व्यवस्था में लाने की बात कही थी, उनसे उनका तात्पर्य क्या है, वह क्या है, जिस उनके तहत वह क्या करना चाहता था बच्चों, इसको अब हम समझेंगे। यह स्कॉर्नी, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त, यह इन पर आपके परीक्षा में भी सवाल आते हैं बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से सुने आप कि स्कॉर्नी का मतलब है, इसके तहत गोर्बाचोव अर्थव्यवस्था के ढांचे को इस प्रकार से परिवर्तित करना चाहते थे कि जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि अधिक गतिशील कुशलता से की जा सके और इसके तहत अधिक संसाधनों के इस्तेमाल की अपेक्षा कार्य कुशलता में वृद्धि कर उत्पादन बढ़ाया जाना संभव हो सके। तो इस प्रकार से इसके तहत, स्कॉर्नी के तहत, लोगों के सामने प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं तथा उनके द्वारा मांग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं में जो अंतर था, उसको ख़त्म करने का प्रयास गोर्बाचोव के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं अपन पेरेस्ट्राइका की। तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, इसका हिंदी मीनिंग है पुनर्गठन, पुनर्निर्माण या पुनर्संरचना। इसके माध्यम से गोर्बाचोव समाज में ऐसे सुधार लाने का संकल्प, गोर्बाचोव ने ऐसे सुधार लाने का संकल्प लिया जिससे कि पुरानी कठोरताओं का अंत हो और सोवियत नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व आत्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। इस प्रकार से वह एक नए समाज की निर्माण की ओर सोवियत नागरिकों का ध्यान आकर्षित करने में लगे थे। कुल मिलाकर पेरेस्ट्राइका के तहत जो अहम बातें थी बच्चों, वो इस प्रकार से थी। यदि आपका प्रश्न इस पर बनता है तो आप उसको स्पष्ट रूप से इस तरह से समझा सकते हैं कि पेरेस्ट्राइका के तहत निम्नांकित बातों पर बल दिया गया। पहला है सामाजिक और आर्थिक प्रगति में तेजी लाना। दूसरा है समाज का व्यापक लोकतांत्रिकरण करना, समाज का व्यापक लोकतांत्रिकरण करना। तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण को प्रोत्साहित करना। चौथा है व्यक्ति का नैतिक व आध्यात्मिक विकास करना। और पांचवा है समाज की विकृतियों का, यानी समाज की जो विकृतियाँ साम्यवाद के कारण समाज में पैदा हुई, उनका पर्दाफाश करना या उनको सामने लाना। तो इस तरह से बच्चों पेरेस्ट्राइका का उद्देश्य एक ऐसे समाज का विस्तार करना था जहाँ पर मानव की गरिमा और गौरव केंद्र में हो और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हो। इसके अलावा गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्राइका के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधार, लीज और कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से निजी खेती को भी प्रोत्साहन दिया। साथ ही उन्होंने कृषि में सहकारी संगठनों को सामूहिक संगठन की तुलना में भी अधिक महत्व दिया, क्योंकि इसमें व्यक्ति की काम करने की प्रेरणा बनी रहती है। सहकारी संगठन में व्यक्ति के काम करने की प्रेरणा बनी रहती है। और इसी प्रकार उन्होंने उपभोक्ता उद्योगों का भी विकास को बढ़ावा दिया, मजदूरी वेतन को उत्पादकता से जोड़ा, कार्यकुशल श्रमिकों को अधिक वेतन और सुविधाएं प्रदान करने का भी समर्थन किया। साथ ही प्रौद्योगिकी और निवेश संबंधी नीति में परिवर्तन लाकर अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक पुनर्गठन का भी प्रयास किया और अर्थव्यवस्था को अधिक गति देने के लिए, अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए गोर्बाचोव द्वारा जो उपरोक्त हमने पूर्व में प्रयास पढ़े हैं पेरेस्ट्राइका के तहत, उनको व्यवस्था में लाने के भरसक प्रयास किए गए।
अब हम बात करते हैं बच्चों ग्लासनोस्त की, कि जो तीसरी विशिष्ट नीति थी, पहली स्कोर्नी, दूसरी पेरेस्ट्राइका और तीसरी ग्लासनोस्त। ग्लासनोस्त का भी हमने अर्थ समझा है, हिंदी में मीनिंग होता है खुलापन। यानी इसके तहत, ग्लासनोस्त के तहत गोर्बाचोव ने खुली बहस को प्रोत्साहन देने का समर्थन किया, जिससे कि लोकतंत्र की शक्तियों को सुदृढ़ किया जाना संभव हो सके। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि ग्लासनोस्त का विस्तार सभी कार्यों में नियोजन और प्रशासन में किया जाए तथा देश में प्रादेशिक, आर्थिक, जातीय, युवा वर्ग संबंधी और परिवेश संबंधी सामाजिक व अन्य समस्याओं पर खुली बहस के लिए भी किया जाए, जिससे कि यह पता चल सके कि लोगों की व्यवस्था के बारे में सुनिश्चित राय क्या है, वह जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है सोवियत संघ में, उसके बारे में सोवियत नागरिक क्या राय रखते हैं, उनके क्या विचार हैं। और गोर्बाचोव का मानना था कि यह तभी संभव है जबकि सभी क्षेत्रों में खुली बहस को आमंत्रित किया जाए। इसी प्रकार बच्चों गोर्बाचोव ने कहा भी कि हमें ग्लासनोस्त की उसी प्रकार आवश्यकता है जैसे आदमी को जिंदा रहने के लिए हवा की आवश्यकता है। ग्लासनोस्त के माध्यम से समाजवाद को वह लोकतंत्र की राह पर चलाने के प्रयत्न करना चाहते थे। वास्तव में बच्चों पेरेस्ट्राइका की जो व्यापक अवधारणा के तहत जिस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपांतरण की बात की गई थी गोर्बाचोव के द्वारा, और एक ऐसे समाज की पुनः संरचना का प्रयास किया गया था जिसमें लोगों की भागीदारी इस रूपांतरण में हो, और उसके लिए ज़रूरी था ग्लासनोस्त अथवा खुलापन। और इसी कारण यह कहा गया कि बिना ग्लासनोस्त के पेरेस्ट्राइका नहीं और लोकतंत्र नहीं। ग्लासनोस्त की प्रक्रिया एक तरह से चुनौती भरी थी। सोवियत संघ में खुलापन की प्रक्रिया वास्तव में एक तरह से चुनौती भरी थी, क्योंकि बच्चों आपने यदि साम्यवाद पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि साम्यवाद एक बंद व्यवस्था का नाम है, जहाँ पर स्वतंत्र विचारों को प्रस्तुत करना या अभिव्यक्त करना बिल्कुल ही जिसकी आज़ादी नहीं होती है। तो इस प्रकार बच्चों आपने इस कक्षा में सोवियत संघ में जो साम्यवाद के पतन की शुरुआत है वह कैसे हुई, इस पर हमने चर्चा की। और मुख्य रूप से सोवियत संघ में साम्यवाद के अवसान, पतन या विघटन की जो प्रक्रिया है उसको मैं आपको यदि संक्षेप में बताऊं इस कक्षा के समापन करते हुए, तो गोर्बाचोव के द्वारा प्रस्तुत स्कोर्नी, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्राइका, ये जो विशिष्ट नीतियाँ थीं, इनके द्वारा सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था के अवसान की एक तरह से शुरुआत हो जाती है। अब अगली क्लास में बच्चों हम इसी को कंटिन्यू करते हुए, सोवियत संघ में साम्यवाद का अवसान को कंटिन्यू करते हुए आगे सोवियत संघ में साम्यवाद का विघटन कैसे हुआ, कौन से कारण उत्तरदायी थे, गोर्बाचोव की कौन सी नीतियाँ थी जिनके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे सोवियत संघ में साम्यवाद खत्म हुआ, आदि पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।